जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब को, जो कि दफाई तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल बड़े चर्चे हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के, तो आपके ख्याल में क्या वाकई ही बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म कराने में कोई ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट जो है इसका कोई किरदार है, और ये है क्या, ज़रा ये बताइएगा। क्या वाकई ही हमास इसराइल जंग का शाम में जो बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म करने से कोई ताल्लुक़ है किसी किस्म का? देखिए, हुकूमत ख़त्म करने के तो बहुत सारे अवामिल हैं। किसी एक अमर को या किसी एक फैक्टर को आप ओवर राइडिंग फैक्टर कहना मुश्किल होगा। बहुत सारे अवामिल हैं। लोगों के जहनों में सवाल इसलिए उठते हैं कि शाम में खाना जंगी तो बहुत सालों से जारी थी, और बहुत सारे मौके ऐसे आए कि जहाँ पर ये लगता था कि बशारुल असद शायद आज गए या कल गए। इंटरनेशनल ताकतें बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी, बट जिस तरीके से यकदम फिर आखिरकार ये हुआ, उसके वजह से लोगों के जहनों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात आते हैं। हमास इसराइल तनाज़े का उस हद तक तो शायद आप ना कह सकें कि इतना कोई असर है, क्योंकि हमास को इतनी पोर्टेंट फोर्स पहले भी आउटसाइड पैलेस्टीन नहीं थी, और तो खैर बिल्कुल भी नहीं रही जब से पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से इसराइल ने वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है गाज़ा में। लेकिन इसराइल को हमास के हमलों के बाद अपनी सिक्योरिटी की ज़्यादा फिक्र हुई, और जहाँ जहाँ उसको ख़तरात थे, चाहे वो लेबनान था या यमन है या इनडायरेक्टली भी ईरान भी है, तो उसने आपने देखा कि पिछले 1 साल के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के कार्रवाइयाँ की, हमले किए, कहीं पर मिसाइल अटैक किए, कहीं पर रॉकेट अटैक किए, ताकि अपने जो जहाँ से उसको कोई ख़तरा हो सकता था उन ख़तरात को ख़त्म किया जाए। बशारुल असद की हुकूमत के होते हुए ज़ाहिर ईरान का वहाँ पर अमल दखल था, और ईरान और इसराइल का क्या तनाज़ा है, किस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी हम सब जानते हैं, क्योंकि प्रॉक्सीज के ज़रिए वहाँ पर जंग जारी थी। अभी इसराइल को हर वक्त ये ख़तरा लगा रहता था कि बशारुल असद के होते हुए कि शाम भी कल को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके अगेंस्ट यूज़ ना हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि जितनी भी कुव्वतें बशारुल असद के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, उनको शायद अमेरिका की थी और अमेरिका के इत्तेहादियों की थी, उस वजह से शायद कोई ये जंग स्पीड अप होगी, खाना जंग यकदम बशारुल असद को जाना पड़ा। लेकिन ये इतना भी यकदम नहीं था, कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था। लेकिन बाबर साहब कुछ दफाई तज्जियाकारों का ये कहना है कि इसराइल जंग जो है वो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो इसका भी इम्कान है कि अब अगला मरहला ये हो कि ईरान की हुकूमत का खात्मा हो जाए। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? डायरेक्टली मुमकिन स्टेट में तो नहीं लगता, क्योंकि ईरान एक मुख्तलिफ मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, फौज है, उनका एक अपना स्ट्रक्चर है, उनके पास मिसाइल भी हैं, टेक्नोलॉजी इन तमाम ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर है। दुनिया उसको समझती भी है। अमेरिका आज तक ईरान के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, बावजूद इसके कि पिछले 4 दहाइयों से उसकी कोशिश यही है कि ईरानी रेवोल्यूशन को अंडू किया जाए। तो इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है कि ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना। दूसरों की सरहद भी नहीं मिलती, तो दरम्यान में इंटरवीनिंग ममालिक इसराइल के लिए इतना आसान भी नहीं है। ईरानियंस की अपनी एक हिस्ट्री है, ईरानियन कल्चर आपको पता है, हम सब जानते हैं कि ये पर्शियन एम्पायर के ज़माने से आज तक वो एक नेशन है, उनकी एक कमिटमेंट है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक कमिटेड गवर्नमेंट है, तो इनडायरेक्टली तो कोशिश उनकी रहेगी। बट शाम और लीबिया और यमन हो गया या लेबनान हो गया या पैलेस्टीन हो गया, उनकी तरह डायरेक्टली ईरान को एंगेज करना इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, रूस और चीन जो हैं वो अमेरिका के सामने एक बार फिर बिल्कुल सामने खड़े नजर आते हैं, और अभी आपने देखा कि चीन ने 7 बल्कि दिफाई अमेरिकी जो कंपनीज हैं उनको पाबंदी उन पर लगा दी है कि ताइवान को उन्होंने असला क्यों फ्राहम किया। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और रूस के ताल्लुकात ट्रंप रजीम में फिर एक दफ़ा ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, चीन और रूस के ताल्लुकात अमेरिका के साथ? देखिए, जहाँ तक रशिया का तल्लक है वो तो ऑलरेडी डायरेक्टली अमेरिका के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन की वॉर की वजह से, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा है। तो इस रूस और अमेरिका का तनाव तो अभी गुज़श्ता ट्रंप के आते हुए आपको पता है इन ममालिक की ओवरऑल पॉलिसी जो उतनी चेंजेस नहीं आती,
नेशनल इंटरेस्ट हमेशा मुकद्दम रहते हैं। चीन और अमेरिका का एक कोल्ड वॉर की कैफियत डेफिनेटली रहती है, लेकिन चीन इंटरनेशनल तनाज़ात में हम सब जानते हैं कि बराह रास्त मुलव्वस नहीं होता। वो वीटो की पावर भी कम इस्तेमाल करते हैं बावजूद परमानेंट 5 मेंबर्स रहने के। ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में जब कभी भी ताइवान की तरफ अमेरिका या किसी का दौरा होता है तो चीन की तरफ से वन चाइना पॉलिसी ज़ाहिर है उसका पाकिस्तान भी हामी है। तो लगी रहती है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के होती हुई नजर नहीं आती। जो अमेरिका के इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में या दूसरे ममालिक में, वो अमेरिका को वहाँ का बहुत बड़ा कुछ चैलेंज नहीं है। आपने देख लिया कि जहाँ तक शाम की जंग का ताल्लुक है, बावजूद इसके कि बशार अल असद को रूस सपोर्ट करता रहा है, और क्योंकि हुकूमत जानबूझ जाने का मतलब है कि अमेरिकन टेस्ट इलाके में उसका अमल दखल बढ़ गया, तो ये छोटे मोटे इस तरह के मामला तो रहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में जो मुदाखलत है उसका जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका ग्रेटर इसराइल मंसूबा जो है उसकी हिमायत जारी रखेगा या इसराइल को भी कोई नकेल डालने की कोशिश करेगा? फौरी तौर पर इसराइल को नकेल डालते हुए अमेरिका नजर नहीं आता, क्योंकि आपने देखा है कि अमेरिकन इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट्स से दोनों एक से बढ़ के एक इजरायलीज की ज़ायनिस्ट की हमायत हासिल करने के बयान भी दिए, यकीन दहानियां भी कराई। तो अमेरिकन पॉलिसी में तो बहुत कोई बड़ी चेंज होती नजर नहीं आती, बावजूद इसके कि 2 स्टेट कॉन्सेप्ट या 2 स्टेट जो एक नजरिया है या जो उसका एक सजेशन थी उसके ऊपर तो अमेरिकन कहते तो रहते हैं, अमलन उसके लिए कुछ नहीं कहते इसराइल को उस तरफ मजबूर करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इवन डोनाल्ड ट्रंप के बरसर इक़्तिदार के डोनाल्ड ट्रंप ने तो बैतुल मक़दस में, आपको याद हो, अमेरिका का सफारत खाना भी उसने शिफ्ट कर दिया था। तो बहुत नज़र नहीं आता कि इसराइल क्यों अमेरिका को मजबूर कर पाना तो बात के बाद है, कुछ संजीदा कोशिश भी करेगा। इसी तरीके से सूरत चलती नजर आती है। लेकिन ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो अमली जामा पहनाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ठीक है गजा की हद तक ठीक है, लबनान को आपने किसी हद तक मार्जिनाइज कर दिया, शाम को भी हुकूमत गिरा दी, बट ग्रेटर इसराइल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इस वक्त जब उसकी बात आती है तो बहुत सारी दुनिया के और ममालिक बीच में आ जाते हैं, इसलिए उस तरफ फौरी तौर पर तो जाना मैं नहीं पका। ब्रिगेडियर साहब, आखिर में ज़रा ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे अफ़गानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी चौकियों पे हमले होते हैं और दहशतगर्दों की वहाँ जो ट्रैफिकिंग है, आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? बेहतर तो तभी हो सकते हैं कि अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जिम्मेदारी का सबूत दे। जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकलेंगे। पाकिस्तान और उनका दरीना इत्तेहादी है, खैर खा है। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी दांव पे लगा के 4 दहाइयों से अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है। पाकिस्तान जैसे दोस्त को ने किसी सूरत नहीं खोना चाहिए। आज भी दुनिया में अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाता है तो पाकिस्तान उठाता है। उनको अपनी सरजमीन को कतन इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बेतहाशा हमारा नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब मेरा ख्याल है सब्र का पैमाना इस हद तक लबरेज हो गया है कि पाकिस्तान ने भी ये खुलो खुलो कह भी दिया और करके भी दिखाया कि इसके बाद अगर मजीद तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो फिर हम उसका जवाब भरपूर तरीके से देंगे, और जो गुज़श्ता दिनों में दिया गया है। लेकिन आपके सवाल के जवाब में फिर मैं वही कहूँगा कि बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए अफगान तालिबान में। अगर वो इस्तेकाम चाहते हैं अपने मुल्क के लिए और खित्ते के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज को वो शिकस्त तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने खित्ते में अगर इस तरह की चीज़ों से वो लोगों को सपोर्ट करते रहे, पाकिस्तान के मुखालफों को, चाहे वो TTP है या इंडियन एलिमेंट्स हैं, तो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर लेंगे। बेहतर यही है कि वो दोहा मुआहदे की पासदारी करे और इससे बढ़ के जो सबसे बड़ा